हेलो डे स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने अल्कोहल्स की केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस की हैं और आज हम लोग फिनोल की केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। फिनोल की केमिकल प्रॉपर्टीज में एक बात ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि फिनोल एज ए न्यूक्लियोफाइल या एज एन एसिड एक्ट कर सकता है। जैसे सपोज ये मैं आपको फिनोल दिखा रहा हूं, तो इस पर्टिकुलर बॉन्ड का क्लीवेज हमने पढ़ा था, जहां पे जब भी ऑक्सीजन अपने लोन पेयर्स के साथ एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा या वो एज एन एसिड एक्ट करता है, इस H प्लस को छोड़ता है, तो उस दौरान इस बॉन्ड का क्लीवेज होता है। ये बात ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम लोग और ये भी पढ़ चुके हैं कि ये बॉन्ड कभी भी नहीं टूट सकता। अगर आप चाहें कि फिनोल के अंदर कोई न्यूक्लियोफाइल आके सब्सटीट्यूशन करे तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। सपोज करें मैं ये न्यूक्लियोफाइल ले रहा हूं और मैं चाहता हूं कि OH यहां से निकल जाए, तो सी हेयर सबसे पहला काम होता था, क्योंकि OH एक बैड लिविंग ग्रुप था, हमें इसे गुड लिविंग बनाना होता था, तो हम OH नेगेटिव की बजाय वाटर निकालना फेवर करते, क्योंकि वाटर एक वीक बेस होता था, गुड लिविंग ग्रुप होता था, तो हम चाहते थे कि यहां से ये वाटर निकल जाए, OH निकलने में दिक्कत है। लेकिन आप रिकॉल करें, यहाँ पे रेजोनेंस की वजह से ये पार्शियल डबल बॉन्ड होता है, इस O पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, तो वो पॉजिटिव इसके H पॉजिटिव को रिपेल करता है, रिजल्टिंग फिनोल का इस तरह का कोई प्रोटोनेशन हो ही नहीं पाता, रिजल्टिंग OH नेगेटिव यहां से रिलीज होता हमें रेयरली नजर आता है। तो जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हम देखते थे, वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फिनोल के अंदर ऑब्जर्वेबल नहीं रहेगा। हाँ, हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जरूर पढ़ेंगे यहाँ फिनोल पे, जो आज का हमारा बेसिक टारगेट होगा। आज के इस लेक्चर का थीम है हमारा ये कि अगर हम फिनोल के ऊपर किसी इलेक्ट्रोफाइल को डालें तो वो इलेक्ट्रोफाइल फिनोल के इस OH ग्रुप की वजह से इन 5 कार्बन में से किस कार्बन पे सब्स्टिट्यूट होने वाला है। तो सी हेयर OH जो कि एक पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट दिखाएगा रिंग के ऊपर, वो यहां यहां और यहां इन 3 जगहों पे नेगेटिव चार्ज लेके आएगा। पहला नेगेटिव चार्ज ध्यान से देखिए, उसके बाद अल्टरनेट कार्बन पे नेगेटिव आता जाएगा, सेम फॉर पॉजिटिव। तो यहां पे जो ये नेगेटिव चार्ज आया है, डेफिनेटली इलेक्ट्रोफाइल इन 3 जगहों में से किसी एक जगह पे या 2 जगह पे या तीनों जगह पे जाना पसंद करेगा। OH एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डोनर ग्रुप होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजोनेंस इफेक्ट दिखाने वाला ग्रुप होता है। ऑर्थो और पैरा पे बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज क्रिएटर होता है, जिसकी वजह से ऐसा भी हो सकता है कि तीनों जगह पे ये इलेक्ट्रोफाइल लग जाए, या समटाइम हम डिसाइड करते हैं अगर हमें एक ही जगह पे लगाना है तो रिएक्शन को किस तरह से कंट्रोल किया जाए। ये सारी बातें हम लोग इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आज के इस लेक्चर में समझेंगे, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रोमिनेशन ऑफ फिनोल, जो मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन रहेगा। देन उसके बाद हम सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन और भी बहुत सारी रिएक्शंस जिसमें इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट होगा, वो यहां समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ब्रोमिनेशन ऑफ फिनोल जब मुझे करना है तो मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पे सिंपली फिनोल के अंदर एक्वस ब्रोमीन डाल देता हूं। आप लोगों को याद होगा, मैंने बताया था ब्रोमिनेशन करते हुए हमें Br2 में Fe Br3 या सिंपली Fe डालना पड़ता है, जो Br प्लस को जनरेट करता है। लेकिन फिनोल की इस रिएक्शन के अंदर आपको कभी भी Fe Br3 Fe या कोई और कैटलिस्ट नहीं दिखाया हुआ होगा, सिंपली ब्रोमीन डाला गया होगा। एक्चुअली ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इस फिनोल के रिंग के ऊपर प्रेजेंट, वो इस ब्रोमीन के अंदर इंड्यूस्ड पोलराइजेशन करता है। वैसे ऐसा कुछ पोलराइजेशन जैसा सीन नहीं होता ब्रोमीन के अंदर, जब आप फिनोल के अंदर उसको डालते हैं तब जाके ये पोलराइजेशन क्रिएट होता है और ये ब्रोमोनियम आयन जो Br प्लस है वो इस बेंजीन की रिंग की तरफ मूव करेगा। आप इंटरेस्टिंगली जो प्रोडक्ट पाते हैं वो प्रोडक्ट कुछ इस तरह का पाएंगे कि 3 जगहों पे ब्रोमीन लग जाएगा, मीन ट्राई ब्रोमोफिनोल आपको प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन जब यही रिएक्शन आप किसी नॉन एक्वस, नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक CS2 और CCl4 की प्रेजेंस में करते हैं, तो उस टाइम पे आपको सिर्फ मोनोब्रोमो प्रोडक्ट्स मिलेंगे, लाइक ऑर्थोब्रोमोफिनोल मिलेगा और पैराब्रोमोफिनोल मिलेगा। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये ब्रोमिनेशन ऑफ फिनोल। क्लोरीनेशन में आप
Cl2 डाल के ऐसा कर सकते हैं, बट हमारा क्वेश्चन ब्रोमिनेशन पे ज्यादातर आता है, तो इसलिए मैंने ब्रोमिनेशन की रिएक्शन को ही चूज किया हुआ है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जब फिनोल का आप एक्वस ब्रोमिनेशन करते हैं तो ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट क्यों पाते हैं, जबकि CS2 या CCl4 की प्रेजेंस में आपको ये मोनो ब्रोमो प्रोडक्ट मिलता है। सो सी हियर वेरी केयरफुली, एक्वस मीडियम में जो वाटर है वो इस फिनोल के H+ को एक्सेप्ट करके फिनोक्साइड आयन बन जाता है, मतलब उसका H+ आउट हो जाता है। और जब H+ आउट हो जाएगा तो फिनोक्साइड आयन यहां पे बहुत ही पावरफुल डोनर की तरह से एक्ट करता है और इन 3 जगहों पे नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से Br+ तीनों में से किसी भी कार्बन को नहीं छोड़ता, मींस तीनों कार्बन्स पे जाके लग जाता है। अब आप सोचते हैं कि सर ऐसा कुछ था क्या, O पे आपके ये 2 लोन पेयर्स थे और ये तीसरा लोन पेयर नया बन गया था उस H के निकलने के बाद, मतलब फिनोक्साइड आयन जिसको मैं बोल रहा हूं एक्चुअली उसमें ऑक्सीजन के पास 3 लोन पेयर हैं, जबकि फिनोल जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं कुछ इस तरह से, वहां पे ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स हैं। तो लोन पेयर तो कोई एक होगा जो रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन डोनेशन करेगा, तो मुझे लगता था कि एक ही लोन पेयर को डोनेशन करना है, चाहे वो ये वाला करे और चाहे वो ये वाला करे, बात तो बराबर ही है, नेगेटिव चार्ज तो सेम ही आने वाला है। प्लीज रिमेंबर, जब मैं ब्रोमिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ CS2 या CCl4 करता हूं तो उस टाइम पे फिनोल फिनोक्साइड आयन में नहीं बदलता। तो दोनों को पैरेलली अगर आप समझें तो फिनोल क्योंकि फिनोक्साइड आयन में नहीं बदला है इन प्रेजेंस ऑफ Br, इन प्रेजेंस ऑफ CS2 और CCl4, सो लोन पेयर तो स्टिल डोनेशन कर रहा है और यहां पे नेगेटिव चार्ज लेके आ रहा है। लेकिन जब आप फिनोल के कुछ और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखें, लाइक 1 by 1 अगर मैं आपको कोई एक स्ट्रक्चर दिखाना चाहूं इसका, तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मेरे सामने बनता नजर आता है जहां यहां पे आप देखेंगे O पे प्लस चार्ज आ जाता है, यहां नेगेटिव चार्ज आ जाता है, मींस नेगेटिव आता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट O पे पॉजिटिव होता है। आप ध्यान से देखेंगे तो OH के यहां पे ऊपर पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से उसका -I इफेक्ट भी ऑपरेशन में है। हाँ, +R तो ऑपरेशन में है ही सही, +R डोमिनेटिंग होता है और -I भी अच्छा खासा है क्योंकि O का पॉजिटिव इसके सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है, मतलब इस रिंग पे 2 तरह का असर हो रहा है, रेजोनेंस की वजह से डोनेशन हो रहा है और इंडक्टिव की वजह से डेफिशिएंसी हो रही है। डेफिनेटली रेजोनेंस ज्यादा है, यहां पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है, रिजल्टिंग ऑर्थो या पैरा पे Br+ आके लगता है। बट वाटर के केस में ये H+ आउट हो जाता है, मींस ये फिनोक्साइड आयन बनता है और ये फिनोक्साइड आयन का अगर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखें तो उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आपको ये नजर आएगा कुछ ऐसे, जहां पे O है, O यहां O+ है, यहां पे O है, तो O+ का -I ज्यादा था जबकि O का -I इतना ज्यादा नहीं होगा, रिजल्टिंग ओवरऑल अगर मैं कहूं कि फिनोक्साइड का ओवरऑल रेजोनेंस डोनेशन ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू डोनेशन बाय OH। इसको क्लियरली समझें, बस सिंपल सी बात ये कहना चाह रहा हूं कि बेंजीन की रिंग पे अगर O नेगेटिव लगा है तो उसका डोनेशन ज्यादा असरदार है एज कंपेयर टू OH। दैट्स ऑल, बस इतना बात आपको याद रखना है। उसको एक्सप्लेन करने के कई तरीके हो सकते हैं, जैसे एक तरीका मैंने यहां बताया कि यहां से H निकल नहीं पा रहा था, रिजल्टिंग O का पॉजिटिव एज इट इज बना हुआ है, उतना इजीली नहीं निकल पाएगा, तो O का पॉजिटिव जो है वो विड्रॉ कर रहा होगा इंडक्टिव की वजह से, साइमल्टेनियस रेजोनेंस की वजह से डोनेट भी कर रहा है, ओवरऑल डोनेशन ही है, लेकिन -I यहां पे ज्यादा है, यहां -I कम है। +R तो चलो मैं मान लेता हूं दोनों जगह पे बराबर है, यहां भी +R सेम था, यहां भी +R सेम था, बट -I यहां ज्यादा होने की वजह से ओवरऑल डोनेशन इस O ने इस रिंग पे ज्यादा किया हुआ है, जिसकी वजह से यहां तीनों जगह पे आपको Br+ लगता नजर आता है, जबकि CS2 CCl4 के केस में आपको वो सिर्फ एक ही जगह पे लग पाता है। जनरली हम देखते हैं कि जो ऑर्थो प्रोडक्ट रहता है वो माइनर होगा और जो पैरा प्रोडक्ट बनेगा हमारा वो मेजर बनेगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन था ब्रोमिनेशन ऑफ फिनोल, आप इसको अच्छे से समझें। नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं, नाइट्रेशन ऑफ फिनोल। सो नाइट्रेशन ऑफ फिनोल में हमें जैसे कि जनरली बताया जाता है नाइट्रेटिंग मिक्सचर यूज करते हैं, तो मैंने यहाँ पे ये फिनोल लिया हुआ है और इसके अंदर नाइट्रिक एसिड डाल रहा हूँ,
सिंपली HNO3 और H2SO4 का मिक्सचर डाल रहा हूं, ये NO2 प्लस जनरेट करता है और नाइट्रोनियम आयन फिनोल की तरफ मूव करता है। तो क्योंकि बहुत ही पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल है, बहुत ही ज्यादा पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल है, तो इतना ज्यादा पावरफुल है कि किसी भी जगह को नहीं छोड़ता, तीनों जगह पे नाइट्रो ग्रुप जाके अटैच हो जाता है। अब कंपेयर मत कीजिएगा सर, यहां तो सॉल्वेंट की कोई कहानी नहीं सुना रहे हैं, यहां तो H+ नहीं निकाल रहे हैं। Br+ के कंपैरिजन में NO2+ की भूख इलेक्ट्रॉन्स के लिए ज्यादा है, मतलब वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है। तो जब वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है तो वो बहुत मजबूती से अटैक करने की कोशिश करता है। यहां जैसा भी नेगेटिव चार्ज होगा, उस नेगेटिव चार्ज पे वो NO2+ अटैक करके हमें ट्राई नाइट्रोफिनोल देता है। कॉमन नेम है इसका पिक्रिक एसिड, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड रहता है। ये आप देख सकते हैं, इतने सारे विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिए मैंने, तो फिनोल को बहुत ज्यादा एसिडिक बना देते हैं, तो काफी स्ट्रॉन्ग पिक्रिक एसिड बनता है। हालांकि यील्ड बहुत अच्छी नहीं होती है, परसेंटेज ऑफ पिक्रिक एसिड में अगर देखूं यहां पे मिलने वाला वो काफी थोड़ा रहेगा, जस्ट बिकॉज जो नाइट्रिक एसिड आपने यहां पे लिया है वो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अपनी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से इस फिनोल का ऑक्सीडेशन करके कुछ ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट्स भी हमें साथ में देता है। हालांकि नाइट्रेशन नहीं है, नाइट्रेशन तो यही है, बट स्टिल परसेंटेज इतनी कम है पिक्रिक एसिड की, उसके पीछे इस पर्टिकुलर साइड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन वहां पे रहता है। हमें अच्छा प्रोडक्शन बनाने का एक तरीका बताया गया है, और वो तरीका बड़ा सिंपल है। आप पहले फिनोल का सल्फोनेशन कर दीजिए। ये लीजिए, ये मैंने फिनोल लिया और मैं इसके अंदर सल्फोनेशन कर रहा हूं, मींस H2SO4 डाल रहा हूं। जब मैं सल्फोनेशन करता हूं तो मेरे पास दो सिचुएशंस हैं। मैं लो टेम्परेचर मैनेज कर सकता हूं, लाइक 298 के आसपास, या हाई टेम्परेचर मैनेज कर सकता हूं। अगर मैं लो टेम्परेचर मैनेज करता हूं तो उस सिचुएशन में मुझे ऑर्थो प्रोडक्ट मिलता है मेजर, और पैरा प्रोडक्ट मिलता है माइनर, लो टेम्परेचर पे। बट अगर मैं हाई टेम्परेचर पे मैं इस रिएक्शन को परफॉर्म करता हूं तो मुझे पैरा प्रोडक्ट मिलता है मेजर और ऑर्थो प्रोडक्ट मिलता है माइनर। जैसा भी मिले मैं इस मिक्सचर का अब नाइट्रेटिंग मिक्सचर से रिएक्शन करा देता हूं, HNO3 डाल देता हूं या HNO3 प्लस H2SO4 डाल देता हूं, तो उस टाइम मुझे ये पिक्रिक एसिड की अच्छी खासी अप्रोक्सीमेट 90% तक यील्ड मिलती है। बट अगर मुझे सिंपली मोनोनाइट्रो प्रोडक्ट बनाना हो तो मुझे क्या करना चाहिए? ये तो मुझे ट्राई नाइट्रो मिल रहा है, हो सकता है मुझे मोनोनाइट्रो की जरूरत हो, तो आप थोड़ा लो टेम्परेचर के ऊपर सिंपली HNO3 डालें। सेल्फ आयोनाइजेशन से ये जो नाइट्रोनियम आयन जनरेट करेगा, वो नाइट्रोनियम आयन आपका ऑर्थो पे नाइट्रो देगा और पैरा पे भी नाइट्रो प्रोडक्ट देगा। सी हेयर, यहां पे खाली नाइट्रिक एसिड मैंने यूज किया है जो सेल्फ आयोनाइजेशन से NO2 जनरेट करता है। सी हेयर, हालांकि ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे हम इस बात को, बट एक बार फिर दोबारा देख लें। ये नाइट्रिक एसिड लिया हुआ है मैंने यहाँ पे, और ये ऑटो आयोनाइजेशन करता है, मतलब इसका O इसके H को ले लेता है, रिजल्टिंग यहां आपके पास ये NO2 नेगेटिव, ये H इसके साथ लग जाता है। अब ये यहां से वाटर रिलीज होके आपको देगा NO2 प्लस, ये बचा हुआ है NO3 माइनस, और ये बचा हुआ है वाटर। तो इस तरह से ऑटो आयोनाइजेशन में ये जो नाइट्रोनियम बनता है इसकी अमाउंट बहुत थोड़ी होती है। प्रोबेबिलिटी की वो तीनों जगह पे चला जाएगा काफी कम हो जाती है। लो टेम्परेचर रखा हुआ है हमने, ऑर्थो पे नाइट्रो लगेगा और पैरा पे लगेगा, तीन जगह पे लगने के लिए नाइट्रो है ही नहीं यहाँ पे। हाँ, अगर H2SO4 लेते तो H2SO4 H+ इसको ज्यादा आसानी से दे सकता था, नाइट्रोनियम का कंसेंट्रेशन ज्यादा होता, तो आप देख ही चुके हैं पिक्रिक एसिड बन जाता था। बट अभी फिलहाल अगर आप देखें तो ये ऑर्थो और नाइट्रो प्रोडक्ट बने हैं। अगर आपने सिर्फ डाइल्यूट HNO3 लिया हुआ है, और इस पैरा नाइट्रो और ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में आप देखें तो आपको अगेन ऑर्थो नाइट्रोफिनोल का मेजर प्रोडक्ट दिखेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सी हियर वेरी केयरफुली, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल मैं यहाँ पे इस रिएक्शन के अंदर समझाने वाला हूं आपको। ये हमारे पास फिनोल है जहां पे ये नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे लगा हुआ है, और ये हमारे पास फिर दोबारा से फिनोल है जहां नाइट्रो ग्रुप पैरा पोजीशन पे लगा हुआ है।
ये मेजर क्यों बना? जस्ट बिकॉज इसके H प्लस और इसके O नेगेटिव में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग था। यहां पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं था। ये तो हुई एक बात कि ये मेजर क्यों बना। ओवरऑल टोटल देखूं तो 40% के आसपास 40% ये बनता है, 13 to 15% ये बनता है। रेस्ट फिर वही ऑक्सीडेशन का प्रॉब्लम रहता है, फिनोल नाइट्रिक एसिड से ऑक्सीडाइज होकर ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट्स भी बनाता है। तो चलिए कोई बात नहीं। बट जो मैं क्वेश्चन यहां पे समझाना चाहता था, एक बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा हुआ सवाल है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनोल एक स्टीम वोलेटाइल लिक्विड है, मतलब उसका काफी लो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट रहता है, जबकि पैरानाइट्रोफिनोल का कंपैरेटिवली हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है। वो स्टीम वोलेटाइल नहीं है, मींस उसको इतना आसानी से आप स्टीम पास करके इवेपोरेट नहीं कर सकते। तो इसको समझे आप, इस क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा और दिमाग से समझे। खाली रट्टा मारने की बात नहीं है। रट्टा मारने की बात है तो सिंपल सा आप बोल सकते हैं कि ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, इसकी वजह से वो स्टीम वोलेटाइल है। बस बात को समझिए कि क्या है। ये मेरे पास एक बोतल है जिसके अंदर मैंने पैरानाइट्रोफिनोल फिल किया हुआ है, और ये मेरे पास एक बोतल है जिसके अंदर मैंने ऑर्थोनाइट्रोफिनोल फिल किया हुआ है। अब इसमें क्या होगा, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में सारे ऑर्थोनाइट्रोफिनोल के मॉलिक्यूल्स आपस में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाने वाले। सी, इसके और इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, इसके और इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, इसके और इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। मतलब जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो दो मॉलिक्यूल्स को कनेक्ट नहीं कर रही। विद इन द मॉलिक्यूल कुछ फोर्सेस हैं, बट दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को कनेक्ट नहीं करती है। जबकि पैरानाइट्रोफिनोल पे अगर आप नजर डालें, सी हियर, ये पैरानाइट्रोफिनोल बना रहा हूं मैं यहां पे आपके सामने, ये देखें, ये पैरानाइट्रोफिनोल पे आप नजर डालें। इंट्रामोलिकुलर तो हो नहीं सकती थी, हाँ, इंटरमोलिकुलर को कोई नहीं रोक सकता। इसका H इसके O के साथ, इसका H इसके O के साथ, इसका H किसी और O के साथ, NO2 के ग्रुप के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। मतलब इस पर्टिकुलर सिचुएशन पे आप आके देखें तो पैरानाइट्रोफिनोल में जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में है, जबकि यहां पे दो मॉलिक्यूल्स के बीच में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ही नहीं। मतलब यहां मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं। तो वहां पे तो मैं ये कहूंगा कि यहां पे तो वीक डाइपोल अट्रैक्शन सॉर्ट ऑफ फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है, या वंडरवॉल फोर्स सिंपल वर्ड बोल दूं कि इनके मॉलिक्यूल्स में, इंटरमॉलिक्यूल्स में, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में वीक वंडरवॉल फोर्सेज एग्जिस्ट करते थे, जबकि यहां पे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती थी, जिसकी वजह से पार्टिकल्स ज्यादा क्लोज थे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा क्लोज था, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई था, स्टीम वोलेटाइल नहीं था। जबकि यहां पे ये स्टीम वोलेटाइल थे, आप आसानी से इसे इवेपोरेट करके सेपरेट कर सकते थे। नेक्स्ट हमारे पास आती है अल्काइलेशन रिएक्शन, फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन और असाइलेशन रिएक्शन, जिसमें हम बहुत ही सिंपली देखते हैं कि किसी भी फिनोल के सैंपल में अगर कोई एल्काइल हैलाइड डाला जाए इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो ये बहुत बढ़िया रिएक्शन होने वाली है। अब की बार ये Cl नेगेटिव इस AlCl के पास आएगा, आपको एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करके देगा और AlCl4 नेगेटिव बनाएगा। ये जो इलेक्ट्रोफाइल बना है ये यहाँ आपके इस फिनोल की ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे कब्जा कर लेगा और आपके दो प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। अब ये इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल नहीं है कि तीनों जगह पे चला जाए। जैसे नाइट्रेशन में NO2 प्लस पे देखा हमने कि वो तीनों पोजीशंस पे जाके अटैक कर लेता था, बीइंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। CH3 प्लस काफी वीक इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में आता है, तो रिजल्टिंग वो फिर ऐसा नहीं है कि तीनों जगह पे जा पाए, वो सिर्फ इन्हीं एक जगह पे इधर ऑर्थो या पैरा पे जाके अपना प्रोडक्ट देगा। मोरओवर अगर आप CH3 की कंसंट्रेशन को यहाँ पे बढ़ा देते हैं तो क्या 2 या 3 जगहों पे जा सकता है, तो हम लोग बहुत ज्यादा डिनाई नहीं कर सकते कि नहीं बिल्कुल असंभव है, बट जनरली हम लोग नहीं देखते। नॉर्मल रिएक्शंस में वो मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ही दिखाता है, आपको वही दिखाना होगा यहाँ पे कि किस तरह से मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट यहाँ बनेंगे। और अगर आप फ्रिडल-क्राफ्ट असाइलेशन देखें तो फ्रिडल-क्राफ्ट असाइलेशन भी सेम इसी तरह से होती नजर आएगी। फिनोल के अंदर हम CH3COCl एसिड क्लोराइड ऐड करेंगे, तो CH3COCl के साथ किस तरह से रिएक्शन होगा, ये कुछ नई स्टोरी नहीं सुना रहा मैं, यहाँ पे बिल्कुल वही कहानी है पीछे वाली। CH3COCl AlCl3 के साथ मैंने इसको डाला हुआ होगा, तो ये यहाँ से फिर Cl नेगेटिव एक बार आउट होगा और हमें देगा CH3CO प्लस।
एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ, फिनोल फिर वही ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो आपके पास दोबारा से एक ऑर्थो पे इलेक्ट्रोफाइल जाता नजर आएगा और एक पैरा पोजीशन पे ये इलेक्ट्रोफाइल जाता नजर आएगा, रिजल्टिंग ये हमारे पास फिर दोबारा से फ्रिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन असाइलेशन में दो तरह के प्रोडक्ट बनते नजर आएंगे। ये इलेक्ट्रोफाइल भी एक वीक इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में काउंटेड है, तो अगेन आप कुछ डाई या ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स की इंतजार ना करें। ये फ्रिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन और असाइलेशन था फिनोल का। फिनोल की एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, मुझे लगता है इन सब में सबसे ज्यादा यूटिलाइज होने वाली रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन और आसान रिएक्शन है, जिसको आप रिकॉल करें कि जब भी हम फिनोल के अंदर फेरिक क्लोराइड डालेंगे तो ये हमें एक प्रोडक्ट देता है C6H5O थ्राइस Fe प्लस HCl। ये प्रोडक्ट देता है। 3 मोल फिनोल फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है, 3 मोल HCl, और आपको ये जो कंपाउंड देगा ये वॉयलेट कलर का कंपाउंड रहता है। तो ये वॉयलेट कलरेशन हमें एक्चुअली फिनोल की प्रेजेंस डिटेक्ट करने में काम आती है। समटाइम यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बजाय ये कुछ ऐसा भी दिखाया गया मिल सकता है, तो आप कोई ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, आप इसको एज इट इज ऐसे ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं वहां पे भी। तो ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता दिखा देते हैं, ये भी वॉयलेट कलर का ही होता है। ऊपर वाला दिखाएं, सिंपल सा है, बिल्कुल आसान सा, उसमें कोई इश्यू नहीं है। आप एक चीज और भी याद रखें कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई इनोल है, लाइक इस टाइप का डबल बॉन्ड कार्बन, कुछ मुझे एक सेकंड के लिए इनोल बनाने दे, डबल बॉन्ड कार्बन पे OH ग्रुप लगा हुआ, इसको बोलते हैं इनोल। ये अगर ये पार्ट कहीं पे प्रेजेंट है तो वो भी डेफिनेटली फेरिक क्लोराइड के साथ वॉयलेट कलरेशन दे सकता है। लेकिन हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे किसी न किसी पॉइंट पे, जब भी आएगा ये टॉटोमेरिज्म में ज्यादातर टाइम में ये एक्सप्लेन करता हूं कि नॉर्मल सिचुएशंस में इनोल हाईली अनस्टेबल होते हैं। तो जब इनोल हाईली अनस्टेबल है तो मुझे कोई 12th की रिएक्शन भी याद नहीं आ रही जहां पे इनोलिक फॉर्म एग्जिस्ट करती हो। एक आध जगह पे जाएगी तो मैं आपको बताऊंगा। अदरवाइज नॉर्मली जो इनोल फॉर्म होता है वो अनस्टेबल होता है और वो इमीडिएटली कीटो में बदल जाता है। मतलब ये जो फॉर्म है वो इमीडिएटली कीटो में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसलिए हमारे सामने ये परेशानी नहीं आती। हमें जब भी फिनोल को डिस्टिंग्विश करना होता है किसी भी रिएजेंट के साथ, किसी अल्कोहल के साथ, किसी एल्डिहाइड के साथ, तो हम बहुत सिंपली फेरिक क्लोराइड का यूज करके उसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। फेरिक क्लोराइड फिनोल में डाले जाने पे वॉयलेट कलरेशन देगा। लाइक सपोज करें आपके पास ये फिनोल है और ये आपके पास कोई भी दूसरा अल्कोहल है, प्लीज रिमेंबर इनोल नहीं होना चाहिए, अगर इनोल हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी। बट क्योंकि इनोल हमारे सामने आ ही नहीं रहा तो इसलिए हम लोग डरते नहीं है और हम समझ जाते हैं कि अगर ये आपके पास फिनोल है और ये आपके पास अल्कोहल है तो आप दोनों के अंदर फेरिक क्लोराइड डालिए, तो जहां आपने फिनोल लिया हुआ है वहां पे आपको वॉयलेट कलर अपीयर होता नजर आएगा और आप कंफर्म रहेंगे कि ये फेरिक क्लोराइड ही था जहां पे वॉयलेट कलर अपीयर हो रहा है। फिनोल की कुछ और रिएक्शंस अगर मैं यहां पे एक्सप्लेन करूं तो मुझे 3 रिएक्शंस ध्यान आ रही हैं जो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस की फॉर्म में है, जिसमें एक हमारे पास आता है कोलबेज रिएक्शन, एक हमारे पास आता है रिमर-टिमन रिएक्शन और एक हमारे पास आती है कपलिंग रिएक्शन। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इन तीनों रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। कपलिंग के बारे में ज्यादा बातें अभी नहीं करेंगे, लास्ट जो चैप्टर होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वहां पे इस कपलिंग रिएक्शन को इन डिटेल डिस्क्राइब करेंगे। बट कोलबेज और रिमर-टिमन जो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अगर मुझे आपको 5 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस बतानी हो क्लास 12th की, तो ये दोनों फर्स्ट 2 जो बोल रहा हूं कोलबेज और रिमर-टिमन, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस की कैटेगरी में है। नॉट ओनली खाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट है बट उनके मैकेनिज्म्स भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तब तक आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। गुड बाय।